अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा ये वीडियो इंटरेक्शन है, इट्स ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। एक्स्ट्रा क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में? हम इस लेक्चर में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के ग्राफ में कुछ वेरिएशंस पढ़ेंगे। अब ये एक्स्ट्रा नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा ये आपकी टेक्स्ट बुक से तो शायद बाहर हो, लेकिन आपके सिलेबस में शामिल है। अब सिलेबस में मैथ भी आता, फिजिक्स भी आती, बायो भी आती, इंग्लिश भी आती, केमिस्ट्री भी आती। अगर मैं कोई चीज़ केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा की बात करता हूँ बताने का, तो उसका मतलब वो क्वेश्चन आपके टॉपिक से ही राइज होगा, लेकिन उसका कंसेप्ट लेने के लिए शायद मैथ की मदद लेनी पड़े। तो यूँ आपके टेक्स्ट बुक से तो बाहर हो गया, लेकिन आपके सिलेबस से तो बात बाहर नहीं है, क्योंकि वो सवाल का जवाब लेने के लिए हमें मैथ की मदद लेनी पड़ी है। ऐसे ही सवाल आपको एमडी कैट और ई कैट में आते हैं। और याद रखिए, पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे पहली रैंकिंग है सीएसएस एग्ज़ाम्स की। उसके बाद अगर कोई एग्ज़ाम की रैंकिंग आती है तो एमडी कैट और ई कैट है। तो बेटा आपने कतन जो चीज़ एक्स्ट्रा बताई जाती है उसका ये मतलब नहीं समझना कि ये पेपर में नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है, टेक्स्ट बुक में से ही पेपर आता है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें कंपटीशन होता है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिला के फिर क्वेश्चंस बनते हैं और आपकी एबिलिटी जज की जाती है। आप देखेंगे एमडी कैट में बहुत सारे एमसीक्यू फर्स्ट ईयर में से लिए जाएंगे, लेकिन उनका कंसेप्ट का ताल्लुक सेकंड ईयर से भी होगा। इसी तरह सेकंड ईयर के एमसीक्यू लिए जाएंगे, उनका ताल्लुक फर्स्ट ईयर के साथ भी होगा। तो आपने ये लेक्चर पूरा एंड तक सुनना है। अगर आप इस लेक्चर को एंड तक सुन लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के आने वाले पेपर में एमसीक्यू ग्राफ के ऊपर जो है वो क्लियर कर लेंगे। न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू हम एक एक्स्ट्रा अलग वीडियो में करेंगे। और याद रखिए, लेक्चर के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपने उसको नोट करना है और उसके नोट्स कंपाइल करने हैं आपने। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। ओके बेटा, प्रेशर जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लिखा गया है। सब लोग जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर को बोलते हैं। अब प्रेशर के मुतालिक मज़ीद कुछ पैरामीटर्स जानते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद होता है? देखिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मुराद ये होता है कि एज वी ऑल नो डैट एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, और आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल मूव हैप्पैज़र्डली एंड कोलाइड विद देमसेल्फ एंड विद द वॉल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जहाँ जहाँ पे भी गैस है, जो जो भी उसके आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं, सबके साथ गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं और फोर्स एक्सर्ट करते हैं। कोलिजन के ज़रिए फोर्स एक्सर्ट होती है और उस फोर्स की नतीजे में प्रेशर क्रिएट होता है। अब लेट्स सपोज मैं ये मोनोमीटर एक जो इंस्ट्रूमेंट है, यू शेप इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ग्रेजुएटेड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 मिलीमीटर इसके ग्रेजुएट्स, इसके दर्जे हैं। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो ये 100 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है पूरी। एक साइड से मैंने इसको बंद रखा हुआ है और इस ट्यूब के अंदर लिक्विड मरकरी है। अब इसको मैं सी लेवल पे ले जाऊंगा तो सी लेवल में जो एयर है वो एयर इस कॉलम पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। जाहिर सी बात है, एयर में जो गैस पार्टिकल्स हैं वो इस कॉलम पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और ये कॉलम आगे को एयर के प्रेशर की वजह से ये कॉलम नीचे पुश होगा, जो कि एयर इसको सपोर्ट करेगी नीचे की तरफ, और ये कॉलम आगे जाएगा और 760 मिलीमीटर, टोटल 1000 में से 760 मिलीमीटर तक ये सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने का मतलब है कि एयर का पुश इसको यहाँ तक ले आएगा। अब हवा का वो प्रेशर जो मरकरी के कॉलम को 760 तक पुश करता है, उस प्रेशर को बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉट इट? तो 1 एटीएम प्रेशर वो प्रेशर है जो मरकरी कॉलम को एट सी लेवल 760 मिलीमीटर तक पुश करता है। तो नाउ वी कैन राइट 1 atm is equals to 760 मिलीमीटर मरकरी which equivalent to 760 टॉर। ये इसका इक्विवेलेंट है। सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 76 सेंटीमीटर मरकरी सेंटीमीटर में बात की गई है। अब ऐसा यूनिट में बात करेंगे तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, 10, 13, 25, ये सारे मीटर की बातें आपको ऑलरेडी पता है। और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? पास्कल के बराबर भी होता है। तो 10, 13, 25 पास्कल। इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किलो पास्कल में आ जाएगा। एक और यूनिट है PSI, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस, विच इज इक्वल्स टू 14.7 PSI। तो होपफुली
ये यूनिट भी आपको क्लियर हो चुका है। अब मेन चीज़ आगे चलते हैं बॉयल्स लॉ की तरफ और चार्ल्स लॉ की तरफ। ये दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो पढ़ने हैं। ओके बेटा, बॉयल्स लॉ तो क्या होता है बॉयल्स लॉ? इसके लिए सपोज करें ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने एक गैस एक्सर्ट कर दी है, गैस भर दी है, और उस गैस की क्वांटिटी को आपने फिक्स कर देना है, यानी n रिमेन कांस्टेंट, n नंबर ऑफ मोल जो गैस की क्वांटिटी है वो फिक्स है। उसके बाद इस गैस का जो एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर है जिस पे आपने तजर्बा करना है वो एक दफ़ा फिक्स कर देना आपने। लेट्स सपोज मैंने 0 डिग्री पे करना है तो फिर मैं 0 पे ही इसको फिक्स कर दूंगा, तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। तो बॉयल्स ने क्या बोला, इन हालात में इस गैस पे जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे इसका वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा। जाहिर सी बात है, गैस को प्रेस करोगे तो गैस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो गैस अपना वॉल्यूम क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, यानी प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, यानी दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो इसी चीज़ को डेफिनेशन में बयान करने के बाद बॉयल्स ने इसकी डेरिवेशन में वॉल्यूम इनवर्सली प्रेशर, याद रहे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट है। डिपेंडेंट चीज़ पहले लिखते हैं, इंडिपेंडेंट चीज़ बाद में लिखते हैं, ये इक्वेशन को लिखने का रूल है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो सम टाइम तो इक्वेशन ठीक लगेगी आपको, लेकिन सम टाइम इक्वेशन का एक्सप्रेशन गलत भी निकलता है इससे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले हमेशा डिपेंडेंट और बाद में हमेशा किस चीज़ को लिखना है, इंडिपेंडेंट चीज़ को लिखना है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, देखिए कि वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे, यानी प्रेशर के कम ज़्यादा होने से वॉल्यूम चेंज होगा, ना कि वॉल्यूम की वजह से प्रेशर पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आपने दो फैक्टर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को इस तरह से देख के डिज़ाइन करना है। शायद यहाँ तो कोई फर्क ना पड़े इक्वेशन पे, क्योंकि आप प्रेशर इधर लिख दो, वॉल्यूम इधर लिख दो, रिलेशन तो सेम आएगा। लेकिन कुछ इक्वेशंस आपको आगे जाके मैं चार्ल्स लॉ में बताऊंगा, अगर आपने उसको इस तरीके से ना लिखा तो उसका इक्वेशन का जो रिलेशन है वो गलत भी आ सकता है। तो अब एज वी ऑल नो डैट कांस्टेंट लगाना है अपने प्रोपोर्शनल को खत्म करके। नाउ PV इज इक्वल्स टू K, ये बॉयल्स लॉ का फाइनल फॉर्म है। कहता क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, PV इज इक्वल्स टू K। अब इसका मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी गैस का इसका मतलब ये है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जो गैस हमने ली थी उस पे लगने वाला जो प्रेशर होगा, चाहे वो कोई भी हो, उस पे जो उसका वॉल्यूम आएगा, उसका जो प्रोडक्ट आप लोगे प्रेशर वॉल्यूम का, वो रिमेन क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस चीज को हम देखते हैं। लेट्स सपोज ये 2 atm था, वॉल्यूम था 1 dm³। मैंने इसी गैस को चेंज नहीं किया, इसी गैस का प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम 0.5 हो गया, हाफ हो गया, प्रेशर डबल, वॉल्यूम हाफ। 4 atm से 8 atm किया, डेफिनेटली फिर प्रेशर डबल, वॉल्यूम इसका भी हाफ हो गया। तो प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। बट आप एक चीज देख सकते हैं, ये P1 है, ये V1 है, ये P2 है, ये V2 है, क्योंकि केस 2 है, ये P3 है, ये V3 है। बट इनके प्रोडक्ट 2 into 1 1, 4 into 0.5 2 into 1 2, 4 into 0.5 2, 8 into 0.25 2, यानी इनका जो P1 V1 भी 2 है, P2 V2 का प्रोडक्ट भी 2 है, P3 V3 को मल्टीप्लाई करो, इनका प्रोडक्ट भी 2 आएगा, यानी P1 V1 बराबर है किसके, P2 V2 के। ये देखिए मैंने दोनों केसेस के जो फैक्टर्स थे उनको मल्टीप्लाई किया तो दे विल रिमेन सेम। तो ये इसका फाइनल फॉर्म है। यहाँ तक तो मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ा था। अब आ जाए जरा ग्राफ के ऊपर। देखिए बेटा इसके 3 ग्राफ हैं, आइसोथर्म, फिर हम एक लीनियर ग्राफ डिस्कस करेंगे, और ये एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, और ये इस तरह से ये 2 ग्राफ है, इसकी ये डिस्कस करेंगे। अब आइसोथर्म को पहले डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक गैस जिसका एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर 0 डिग्री है, इस गैस की बात कर रहा हूं। वो तजर्बा, वो ग्राफ जो एक ही टेम्परेचर पे लिया जाए, टेम्परेचर उस तजर्बे में सेम रहे, उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। तो ये पूरा जो कर्व है ये आइसोथर्म कहलाएगा। अब जरा इस चीज को देखिएगा कि एट दिस टाइम जब प्रेशर
ये देखें यहाँ पे दोनों फैक्टर, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे, प्रेशर एक्स एक्सिस पे। जब प्रेशर लो था तो वॉल्यूम मैक्सिमम था, यानी देखें यहाँ प्रेशर लो है तो वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम। जैसे जैसे मैं प्रेशर को लो से हाई की तरफ लेके जाऊंगा, प्रेशर को लो से हाई की तरफ लेके जाऊंगा, हाई प्रेशर को लो से हाई की तरफ लेके जाऊंगा, वॉल्यूम विल बी रिड्यूस। तो वॉल्यूम रिड्यूस करना शुरू कर देगा गैस, यानी गैस का वॉल्यूम प्रेशर बढ़ने पे नीचे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक टाइम आएगा कि आप जितना मर्जी गैस का प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम नीचे आने की बजाय स्ट्रेट सीधा रह गया, यानी वॉल्यूम कम नहीं हो रहा, क्योंकि इस टाइम पे गैस किस में चेंज हो गई है, लिक्विड में। यानी आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम होता गया, कम होता गया, ग्राफ नीचे आता गया, नीचे आता गया। एक टाइम पे वॉल्यूम कम होना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद गैस किस में चेंज होती है, लिक्विड में। तो दिस इज कॉल्ड आइसोथर्म। अब इसी गैस का मैं दोबारा से ग्राफ बनाऊंगा, लेकिन अब की बार दर्जा हरारत 25 होगा। तो क्या चेंज आएगा T1 में और T2 में, क्या चेंज आएगा, इस चीज को देखते हैं। देखिए बेटा, अब मैं दोबारा से एक्सपेरिमेंट शुरू करता हूं, इसी प्रेशर पे दोबारा से इस गैस को लेके आता हूं, तो इसका वॉल्यूम ये होगा, यानी इस प्रेशर पे वॉल्यूम ये होगा। दोबारा से इसको ले आता हूं, लेकिन अब की बार मैं यहां पे रह के दर्जा हरारत 0 डिग्री की बजाय कितना कर देता हूं, 25 डिग्री। तो मुझे बताओ गैस में क्या चेंज आएगा। जैसे ही मैं टेम्परेचर 0 डिग्री से 25 करूंगा तो गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से गैस एक्सपैंड कर जाएगी। यानी अगर इस प्रेशर पे इतना वॉल्यूम था 0 डिग्री पे, तो इसी प्रेशर पे जब मैं 25 करूंगा तो ये वॉल्यूम एक्सपैंड करके इसकी वैल्यू कहाँ चला जाएगी, ऊपर। और जब मैं दोबारा से प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम रिड्यूस करेगा और ग्राफ दोबारा को कहाँ आएगा, नीचे आएगा। बट इसकी कर्व अब इससे कहाँ है, एक्सिस से दूर है। तो ये सवाल आपको एग्जाम में आ सकता है कि why isotherm at high temperature goes away from axis। तो उसका जवाब यह है कि at high temperature गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इनिशियली अपने वॉल्यूम में क्या कर लेता है, इजाफा कर लेता है, जिससे वो अपने एक्सिस से कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है। ओके, नेक्स्ट। ये वो ग्राफ है जिसमें आप थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करोगे। किताब में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसको टीचर्स भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि बच्चों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इंटरमीडिएट लेवल पे। तो पहले तो अब इस चीज़ को देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने ये ग्राफ किन दो फैक्टर्स के दरमियान में बनाया है, ये ग्राफ मैंने बनाया है बिटवीन प्रेशर एंड 1/v, बिटवीन प्रेशर एंड 1/v। लेट्स सपोज आप प्रेशर को इस तरफ ले जाएं, वॉल्यूम को इस तरफ ले आएं, तो ये बनेगा P बराबर है K/v, यानी ये मैं इधर ले आया, ये मैं इधर ले आया, ये बन गया। तो मैं अगर चाहूँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि P बराबर है K × 1/v, ठीक है। तो मैं P और 1/v के दरमियान में क्या बनाना चाहता हूँ, ग्राफ बनाना चाहता हूँ। प्रेशर और वॉल्यूम में तो शायद इनवर्स रिलेशन है, लेकिन याद रखिए प्रेशर और 1/v में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स है, लेकिन प्रेशर और 1/वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। याद रखिए जब भी दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन आएगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। यानी इट्स मीन प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन इस तरह भी बात की जा सकती है प्रेशर बढ़ेगा तो 1/वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी इनवर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अब जब दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन हो तो उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, क्योंकि ये वाली वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू भी बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू भी बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली, इस तरह से। तो जब आप इस तरह वैल्यूज को बढ़ाते जाओगे, यहाँ से भी बढ़ाते जाओगे, यहाँ से भी, यहाँ से, तो एक स्ट्रेट लाइन यानी एक अपवर्ड मूविंग ग्राफ यहाँ से आता है। अब जरा इसका एक
सवाल आता है कि इस पूरे ग्राफ में आपने टेम्परेचर को रखा फिक्स, तो दिस वाज आल्सो कॉल्ड आइसोथर्म, क्योंकि टेम्परेचर रिमेन क्या है, फिक्स। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो क्या होगा, देखें आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ग्राफ की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब इस चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं कैसे चेंज होगी। सबसे पहले आप देखें PV इज इक्वल्स टू nRT, जनरल गैस इक्वेशन सबको पता है। इसमें से आप एक काम करें, आप लोग जानते हैं कि P बॉयल्स लॉ के लिए, फॉर बॉयल्स लॉ यहां लिखेंगे फॉर बॉयल्स लॉ जो PV है वो किसके बराबर है, K के बराबर है। PV बराबर है K के, मैंने यहाँ K लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग जानते हो NR, N भी कांस्टेंट है, क्वांटिटी गैस की कांस्टेंट है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, उसको मैं खत्म कर देता हूँ। कांस्टेंट और इक्वलिटी की जगह पे प्रोपोर्शनल, यानी K और T में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, K बढ़ेगा। आपने इस चीज को याद रखना है। अब जरा आगे आ जाए, देखें बेटा, एज वी ऑल नो डैट P बराबर है K ओवर V। P बराबर है, मैंने ये इक्वेशन मैंने बताई, मैंने यहाँ से लिखी है P बराबर है K ओवर V के। इसको यहाँ से अरेज कर देते हैं ताकि मैस क्रिएट ना हो। ये इक्वेशन यहाँ, ये फैक्टर यहाँ, ये मैंने ग्राफ PC पे बनाया है। P बराबर है K ओवर V। देखें बेटा, अब यहाँ से याद रखें, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, P बराबर है K मल्टीप्लाई 1 ओवर V। ओके, अब आप लोग जानते हो इसको Y बोल सकते हो आप, इसको K को M बोल सकते हो, इसको X बोल सकते हो। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मैथ पढ़ने वाले बच्चों को पता है, मैट्रिक में पढ़ के आओ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। P, इसको मैं Y बोल देता हूँ, इसको मैं M को, इसको A को मैं M बोल देता हूँ, इसको X। अब ये Y एक्सिस पे प्रेशर आ गया, ठीक है, X एक्सिस पे 1 ओवर वॉल्यूम आ गया, और ये K क्या है, स्लोप, ठीक है ना। ये K क्या है, स्लोप, दिस इज स्लोप, ये स्लोप है। और आपको पता है बेटा स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर होती है, स्लोप है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट स्लोप है एक। अब स्लोप किसके बराबर है, यहाँ पे कांस्टेंट K, और K किसके बराबर है, tan थीटा, थीटा। अब इसका मतलब अगर मैंने क्या बढ़ाया टेम्परेचर, तो क्या बढ़ेगा, K। अगर K बढ़ेगा तो K का मतलब है tan थीटा, थीटा, थीटा में इजाफा होगा। व्हाट इज थीटा, ये एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये T1 था, तो ये वाली जो लाइन है ये कहाँ पे हासिल हुई है, T2 पे। T2 का मतलब है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। जब T2 T1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, K बढ़ेगा, K बढ़ेगा, स्लोप, K स्लोप को बोलते हैं। यहाँ पे स्लोप का मतलब K बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा, थीटा एंगल, एंगल में देखो आप इजाफा कर दिया आपने, और ऑटोमेटिकली ये लाइन वॉल्यूम वाली एक्सिस से कहाँ चले गई, दूर चले गई। ये इसकी लॉजिक है, ये किताब में नहीं है लेकिन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, अब ये जो ग्राफ बनाया गया है ये मैंने ब्लू कलर की लाइंस लगाई हैं इस पे। अब इस चीज़ को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे प्रेशर लिया, और यहाँ पे मैंने प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है जो कि K, उसको मैंने लिया। आपको पता है प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी रिमेन क्या था, सेम। यानी अगर मैं प्रेशर 2 ATM रखूं, 4 ATM रखूं, 8 ATM रखूं, आगे कोई भी प्रेशर अप्लाई करूंगा तो इस बात को याद रख लें कि प्रेशर को जितना मर्जी बढ़ा दूं उस पे जो उसका वॉल्यूम आ रहा था वो क्या था, फिक्स। यानी मैं प्रेशर को जितना मर्जी इंक्रीज करूं, प्रेशर को इंक्रीज करने पे जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, बट उसके बाद उस प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट K आ रहा था वो क्या था, 2। इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये बिल्कुल सीधी लाइन, ये 2 ही रहेगी वैल्यू। देखो यहाँ पे 0 है वैल्यू, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो T1 जब दर्जा हरारत 0 डिग्री था तो जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज करूं वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बट प्रेशर और वॉल्यूम का जो हासिल ज़रब है वो क्या रहेगा, दे विल रिमेन कांस्टेंट, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा आपको। ओके, अब दोबारा चलते हैं T2 पे। अगेन बेटा मैं पहले ही बता के आया हूँ आपको, T1 पे ये मैंने P1 V1 P2 V2 P3 V3 किया, 2 × 1 4 × 0.5 6 × 0.25, ये वैल्यूज मैंने यहाँ से देख के लिख के इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर यहाँ पे लिखा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 8 आता है।
क्योंकि P3 में हमारे पास 8 है। अब आ जाए, अगर दर्जा हरारत एक T1 0 से 10 डिग्री कर दूं, यानी कि ये सारे तजर्बात में 0 0 की बजाय 10 10 पे करूं, यानी 0 पे तो आंसर आ गया, आप 10 पे निकालते हैं। देखिए बेटा, मैंने बोला टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो K में इजाफा होगा। देखो पहले K की वैल्यू क्या थी 2, अगर आप यही टेम्परेचर 10 डिग्री कर दोगे तो डेफिनेटली बेटा K की वैल्यू 2 नहीं आएगी, K की वैल्यू अब क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, लेट्स सपोज अब प्रेशर है 2 atm, लेकिन दर्जा हरारत 0 की बजाय 10 है, तो क्या वॉल्यूम इतना ही रहेगा? डेफिनेटली इतना नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर 0 पे वॉल्यूम इतना था, लेकिन टेम्परेचर जब 10 डिग्री हो जाएगा तो वॉल्यूम डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और उसका आंसर भी क्या आएगा, फिर मल्टीप्लाई के बाद चेंज आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है वो 10 डिग्री पे है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है वो 0 डिग्री पे है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से K में इजाफा होगा, और K में इजाफा होने से ग्राफ एक्सिस से कहाँ जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा। ये तो थे बॉयल्स लॉ के ग्राफ। अब हम चलते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। चार्ल्स लॉ, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को आपने कांस्टेंट रखना है। पहले आपने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को रखा था, अब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना है। लेट्स सपोज ये एक सिलेंडर है, आपने इसमें 2 atm प्रेशर और इसमें नंबर ऑफ मोल्स गैस की क्वांटिटी फिक्स कर दी। चार्ल्स ने बोला कि अगर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पे डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वॉल्यूम गैस का क्या करता है, एक्सपैंड करता है। तो देखें बेटा, ये वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया, प्रेशर मैंने फिक्स रखा। दिस इज चार्ल्स लॉ। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चार्ल्स लॉ की जो वेरिफिकेशन है वो सेल्सियस स्केल पे नहीं होती, वो केल्विन स्केल पे होती है। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग जरा प्रूफ भी करते हैं। इसके लिए हमने एक टेबल बनाया। अच्छा, सबसे पहले अब इसकी चार्ल्स लॉ का ये सिंपल सा इसका एक्सप्रेशन है, वॉल्यूम और केल्विन टेम्परेचर में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। नाउ इक्वल्स टू, अच्छा अगेन वॉल्यूम यहाँ पे डिपेंडेंट है और टेम्परेचर यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगेन डिपेंडेंट को पहले, इंडिपेंडेंट को बाद में। अब अगर आप फर्स्ट करो टेम्परेचर पहले लिख देते, वॉल्यूम बाद में लिखते तो क्या होता, पहले आप इससे प्रूफ कर लो। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, नाउ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू KT। ठीक है, प्रोपोर्शनल खत्म किया, K का मतलब है केल्विन टेम्परेचर, ये एक रिलेशन आ गया। अब नाउ वॉल्यूम ओवर T इज इक्वल्स टू K। ओके, अब अगर आप टेम्परेचर इधर लिख देते, वॉल्यूम इधर लिख देते, तो फिर क्या होना था, टेम्परेचर इधर आना था, यानी T बराबर होना था KV के, और नाउ K बराबर होना था T ओवर V के, यानी यही चीज उल्टी हो जानी थी। ठीक है, तो इस चीज का अपने ख्याल रखना है कि डिपेंडेंट चीज हमेशा पहले आती है और इंडिपेंडेंट चीज हमेशा जो है वो बाद में आती है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपने इस चीज का अगर फर्क ना रखा तो इक्वेशन गलत हो जाएगी, वहां पे शायद इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, तो इस चीज को आपने याद रखना है। तो सिंपल इस इक्वेशन की मदद से वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन है, उसका जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब इस चीज को हम प्रूव करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल है। अब ये टेबल मैंने इस गैस के ऊपर बनाया है। ये जो गैस मैंने सिलेंडर में रखी है, इस गैस का ये एक्सपेरिमेंटल टेबल है। अब इस टेबल में वॉल्यूम दिया गया है, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है और केल्विन में। याद रखिए सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने 273 जमा करना है सेल्सियस में, तो वही टेम्परेचर सेल्सियस से किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। अब जरा इस चीज को देखें कि 0 डिग्री पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम को बेटे हम नाम देते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या नाम देते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम। याद रखिए व्हाट इज ओरिजिनल वॉल्यूम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 0 डिग्री पे जो भी गैस का वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इस गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, 546। अब अगर आप इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा,
अगर इस गैस का टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम कम होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। मींस टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम कम होगा। टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम चेंज होगा, तो वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। ओके, अब कितना वॉल्यूम बढ़ेगा और कितना वॉल्यूम कम होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, दो चीजें कर सकते हैं, या तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं या आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। पहले शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, फिर ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए, किसी भी गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम 0 डिग्री वाला वॉल्यूम ओरिजिनल, आपने उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके वॉल्यूम में इजाफा होगा। कितना? पहले तो आपने उसके ओरिजिनल वॉल्यूम को 273 से डिवाइड कर देना है, यानी उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 पार्ट निकालना है। जैसे मैंने इस गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 पार्ट निकाला तो वो 2 आया। अब ट्रिक ये है कि हर डिग्री पे 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इजाफा होगा। ठीक है, ये हर गैस के लिए 2 नहीं होगा, हर गैस के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि हर गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज होता है। मैंने जो गैस ली है उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, 546। हो सकता है आपको एंट्रेंस टेस्ट में जो गैस के बारे में इंफॉर्मेशन मिले वो 0 डिग्री पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम 1000 है, उसका आपने पहले 273 पार्ट निकालना है, जो आएगा वो इंक्रीमेंटल फैक्टर है। ठीक है, व्हाट इज इंक्रीमेंटल फैक्टर, दोबारा देखें। आपने ओरिजिनल वॉल्यूम को 273 से डिवाइड किया, आंसर आया 2। ये वो 2 है जो ओरिजिनल वॉल्यूम में ऐड होगा। जैसे आप देखें कितना ऐड हुआ, 2, कितने डिग्री पे, 1 डिग्री पे, तो पर डिग्री कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 2। अच्छा, 10 डिग्री पे आ जाए, 10 डिग्री, पर डिग्री 2 था तो 10 डिग्री कितना होगा, 20। तो आप देखो इसमें 20 का इंक्रीमेंट आ गया। ओके, 0 से 100, पर डिग्री कितना है, 2, 100 डिग्री पे कितना होगा, 200। आप देखो ये 200 ऐड हो गया, 746 आ गया। तो चार्ल्स लॉ में गैस की जो इंक्रीमेंटेशन है वॉल्यूम की, वो किस लिहाज से होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब जरा मजीद डिक्रीमेंट की तरफ चलें। आपने -1 किया, टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम कम, कितना, जितना इंक्रीज हो रहा था उतना ही कम होगा। कितना इंक्रीज हो रहा था, पर डिग्री 2, डिक्रीमेंट भी कितना आएगा, 2। देखें 46 से 44 पे आ गए। ओके, 2 कम हो गया। अब -10 पे आ जाए, 20 कम हो गया। ओके, अब देखिए 20 कम हो गया। अब 100 पे आ जाए, 200 कम हो जाएगा। अब देखिए 200 कम हो गया। अब आप -273 पे आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -273। अब आप सोचे -273 पे कितना होगा, 273 इंटू 2 546, यानी 546 में 546 ही कम हो जाएगा, 0 रह जाएगा। यानी ये वो टेम्परेचर है जहां पे इस गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, 0। नाउ दिस टेम्परेचर, अगर आप इस सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें, क्या तरीका मैंने बताया सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का, 273 जमा करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। नाउ दिस 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। अगर कोई पूछे व्हाट इज एब्सोल्यूट 0, तो आपने जवाब देना है एब्सोल्यूट 0 वो टेम्परेचर होता है जहां पे आइडियल गैस का, वो गैस जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को मानती है, आइडियल गैस कहलाती है। 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जहां पे आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 0 होता है। इस केस में इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल फैक्टर कितना है, 2। हर गैस में 2 नहीं होगा, हर गैस का अपना ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, हर गैस का अपना 273 पार्ट है जो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। असाइनमेंट के तौर पर आप करिएगा कि एक गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम 1000 लें, ठीक है, उस 1000 0 डिग्री से 1 डिग्री पे जाना है तो कितना इंक्रीज होगा, पहले आप 1000 को डिवाइड करें 273 पे, जो आंसर आएगा वो आंसर आप 1000 में ऐड करें, 3.33 समथिंग आंसर आएगा, तो वो 1000 में ऐड होकर उतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। हर दफा 2 नहीं आएगा, लेकिन एक बात कंफर्म है कि हर गैस जो आइडियल होगी वो -273 डिग्री जो कि 0 केल्विन के बराबर है, आइडियली अपना वॉल्यूम थ्योरेटिकली आइडियली
अपना वॉल्यूम कितना कर लेगी, 0 कर लेगी। इन तमाम बातों को इस फार्मूले से भी किया जा सकता है, ठीक है। अभी फार्मूला खुद अप्लाई करोगे आप, VT यानी वो टेम्परेचर जहां वॉल्यूम निकालना है, जैसे मैंने 10 डिग्री पे निकाले यहाँ 10, V नॉट कितना है 546, 1 प्लस T इन डिग्री, यहाँ याद रखिए डिग्री में टेम्परेचर लगाना है आपने, तो यहाँ आएगा 10 डिग्री, ओके, ओवर 273। सॉल्व करेंगे तो आपको 10 डिग्री पे वॉल्यूम आपको मिल जाएगा जो कितना होगा 566, ठीक है। यानी ये टेबल कैलकुलेशन आप जो तरीका मैंने बताया उससे भी कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल ले लो, आपने 100 डिग्री पे करना, 100 लगा दें, V नॉट 546, 1 प्लस T डिग्री कितना आएगा 100 ओवर 273, तो आपको 100 पे ये आंसर यहाँ से मिलेगा। आपने ये ट्राई करना है, ओके बेटा। तो उम्मीद है कि आपको एब्सोल्यूट 0 पता चल गया। अब इसका ग्राफ जरा देख लें, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंटरेस्ट टेस्ट का एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, हम डिग्री सी में पहले ग्राफ बनाते हैं। जो ये रेड कलर का ग्राफ है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में यही बना हुआ है, जो रेड कलर से बनाया गया है। देखिए बेटा, एट अ हायर टेम्परेचर, यहाँ माइनस में है टेम्परेचर, डेफिनेटली आगे ये लोअर टेम्परेचर है, आगे हायर टेम्परेचर होगा। एट अ हायर टेम्परेचर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम मैंने लिया, वॉल्यूम भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ाता जाऊंगा तो वॉल्यूम डेफिनेटली कहाँ जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। और अगर मैं टेम्परेचर कम करता जाऊंगा, जैसे मैं टेम्परेचर कम करता जा रहा हूं, तो वॉल्यूम कहाँ को आ रहा है, नीचे आ रहा है। देखें, टेम्परेचर पीछे को जा रहा है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है। यहां पे आकर के गैस रुक गई, स्टॉप हो गई, क्योंकि यहां पे आके यहां पे चूंकि अब देखो ऑलरेडी माइनस ऑलमोस्ट 200 पे पहुंच चुके हैं हम लोग, और माइनस 200 पे जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहां तक तजर्बा हमने किया, गैस का वॉल्यूम नीचे जाता गया, आगे नहीं गया, क्योंकि यहां पे आके गैस प्रैक्टिकली फ्रीज हो गई थी। प्रैक्टिकली फ्रीज होने का मतलब है कि प्रैक्टिकली वो अपने आप को सॉलिडिफाई कर लिया उसने, वो मजीद कंप्रेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन हमने सोचा कि अगर अभी इसके बाद भी अगर गैस कंप्रेस होती रहती तो ये वो पॉइंट होता -273, जो मैंने यहाँ पे साबित भी किया है, -273.16, एग्जैक्ट 16, लेकिन आप -273 भी लिख सकते हैं। ये वो पॉइंट होता जहाँ पे गैस का वॉल्यूम क्या होता, 0 होता। तो याद रखिए बेटा, ये प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है, ये थ्योरेटिकली प्रूव है, किताबी तौर पे प्रूव है, इसलिए इसको हमने डॉट्स की फॉर्म में लिखा है, ओके, डॉट्स की फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद तजर्बा मुमकिन नहीं था। अगर यहाँ तक तजर्बाती तौर पे है बात, अगर चूंकि तजर्बा मुमकिन नहीं था गैस का, इसलिए हमने उसको सोचा कि अगर ये ग्राफ इसी तरह नीचे जाता तो ये वो टेम्परेचर होता जहाँ पे गैस का वॉल्यूम कितना होता, 0 होता। अब ये तो रही टेक्स्ट बुक की बात। अब हम ये ग्राफ तो समझ चुके हैं, अब इंटरेस्ट की बात भी समझते हैं। पहले भी वैल्यूज यहाँ लगा दें। देखिए बेटा, ये दो फैक्टर है, आपने इसको प्रूव करना है, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर का जो रेशो है वो क्या हो। अगर सेल्सियस में अप्लाई करोगे तो नहीं होगा, केल्विन में करोगे तो ये प्रूव होगा। आप पूरे टेबल में से कोई भी टेम्परेचर उठा लें, खुद से करें, जैसे V1 है, T1 है, तो आप 10 ले लें T1, V1 ले लें 566, ठीक है। लेट्स सपोज अब ये वाला 10 डिग्री और 566, अब 10 डिग्री नहीं आपने लिखना, आपने 283 लिखना है, क्योंकि केल्विन में टेम्परेचर है, यहाँ पुट करें। और V2 आप ले लें, कोई भी ले लें आप, इसको 100 डिग्री ले लें, 100 डिग्री वाला, तो 100 डिग्री को आपने केल्विन में पुट करना है 373, और इसका वॉल्यूम कितना पुट करना है 5746। आप पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो दोनों का आंसर रिमेन क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन शर्त है कि टेम्परेचर किस में पुट करना है आपने, केल्विन में, ओके। अब हम चलते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इंटरेस्ट टेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट टेस्ट का पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब मैंने एक ही पिक्चर में दो ग्राफ बनाए हैं, एक मैंने शो किया है ब्लैक कलर से, और एक मैंने शो किया रेड कलर से। रेड कलर वाला मैंने बता दिया आपका टेक्स्ट बुक वाला ग्राफ है। अब इंटरेस्ट टेस्ट में सवाल आता है कि चार्ल्स लॉ का ग्राफ बनाएं, क्वेश्चन ये आता है कि चार्ल्स लॉ का
केल्विन स्केल में कौन सा ग्राफ है और चार्ल्स लॉ का सेल्सियस स्केल में कौन सा ग्राफ है। अगर तो आप चार्ल्स लॉ का केल्विन स्केल में ग्राफ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले देखें v इक्वल्स टू के टी, ये चीज यहां पे प्रूव हो चुकी है, v इक्वल्स टू के टी। अगेन y इज इक्वल्स टू एम एक्स, वी वाई, ठीक है, यानी मैंने v को y एक्सिस पे लिया और t को मैंने x एक्सिस पे लिया, वॉल्यूम को मैंने y एक्सिस पे लिया, t को मैंने x एक्सिस पे लिया। केल्विन स्केल की बात हो रही है क्योंकि ये केल्विन स्केल का लॉ है, केल्विन स्केल में पुट किया और इसका आगे प्रूफ भी केल्विन स्केल में किया गया इसको, ठीक है। अब m यहाँ पे क्या है, स्लोप, ठीक है, और ये कौन सी इक्वेशन, ये k यानी m विच इज स्लोप, ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर, जो कहां से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से। आपको प्रीवियस भी ये बता के आया हूं कि ऐसी फॉर्म में जो भी इक्वेशंस होंगी वो लीनियर होंगी और वो अपने ओरिजिन से स्टार्ट होंगी। तो नाउ दिस इज वॉल्यूम, this y-axis is volume and this x-axis is temperature, और ये ओरिजिन से लाइन स्टार्ट हो रही है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम ऊपर को जाएगा, यानी वॉल्यूम में इजाफा होगा। यानी ये वो ग्राफ होगा जब हम टेम्परेचर किस में पुट करेंगे, केल्विन में। अगर हम टेम्परेचर किस में पुट करेंगे, सेल्सियस में, तो ग्राफ कैसा होगा। देखें, एज वी ऑल नो डैट टेम्परेचर इन केल्विन, अगर सेल्सियस में है तो 273 जमा करो तो केल्विन में आ जाएगा। यानी टेम्परेचर इन केल्विन की जगह पे मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये वैल्यू, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी तो ये इक्वेशन बन गई, यानी v इक्वल्स टू के टी सी प्लस 273, यानी दिस v इज y, k को मैंने m बोल दिया और अब ये टी सी प्लस 273, यानी ये फैक्टर प्लस में आएगा। यानी ये जो x वाला फैक्टर था टेम्परेचर, पहले वो मल्टीप्लाई के फैक्टर में आ रहा था, अब इस प्लस साइन की वजह से यहाँ पे प्लस आएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि स्लोप तो पॉजिटिव है लेकिन उसके साथ जो x एक्सिस वाला फैक्टर है उसके साथ भी पॉजिटिव है। यानी कि ग्राफ की जो ग्राफ में जो स्लोप है वो कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी, पॉजिटिव पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट करेगी, ठीक है। अब क्या मतलब है कि अगर तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो ये लीनियर इक्वेशन थी और यहाँ पे स्लोप ने कहाँ इंटरसेप्ट करना था, ओरिजिन से, ठीक है। लेकिन जब यहाँ प्लस का साइन आता है तो मैथमेटिक्स में स्लोप्स के रूल आप पढ़े जाके तो आपको वहाँ पे डिटेल से बताया जाएगा कि इस तरह की इक्वेशंस जो बनती हैं जिनमें स्लोप के साथ वाला जो फैक्टर होता है उसके साथ प्लस साइन आ जाए तो वहाँ पे इंटरसेप्शन पॉइंट पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटरसेप्शन पॉइंट है। यानी स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट वो कहाँ पे होगी, पॉजिटिव पॉइंट पे होगी, ओके। तो ये वो ग्राफ है जो सेल्सियस में टेम्परेचर लोगे तो चार्ल्स लॉ का बनेगा। इस पॉजिटिव की वजह से ग्राफ की पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है, यानी यहाँ पे कट करेगा ये। और अगर आप केल्विन में ग्राफ बनाओगे तो इस जगह से ओरिजिन से वो ग्राफ ऊपर जाएगा। तो ये एंट्रेंस टेस्ट के 2 पॉइंट्स थे, उम्मीद है कि ये आपको क्लियर है। थैंक यू।